हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम पुरातात्विक स्रोत के रूप में अभिलेखों की उपयोगिता, या हम कहें कि भारतीय इतिहास के साक्ष्य के रूप में अभिलेखों का क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। उसे ही हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, जिसमें अभिलेखों के महत्व की कुछ बिंदुओं पर हम बात कर रहे थे। तो आगे हम बात कर सकते हैं कि अभिलेख किस प्रकार से राजाओं के व्यक्तिगत गुणों और उसकी विशेषताओं की जानकारी भी हमारे को देता है। अभिलेख उन सभी संबंधित शासकों की जिसके बारे में वो लिखे जा रहे हैं, उसमें वे उस शासक की व्यक्तिगत गुण क्या रहे हैं, उसने साम्राज्य विस्तार क्या किया है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है, या उसका शासन विस्तार कहाँ तक रहा है, और या उसमें क्या अन्य ऐसे गुण हैं और विशेषताएं हैं जिसकी व्याख्या करना आवश्यक उसमें बताया जाता है। जैसा कि हम समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात कर रहे थे, उसमें समुद्रगुप्त को प्रकांड पंडित बताया गया है, उसको साम्राज्य का विस्तार करने वाला बताया गया है, उसके विभिन्न राज्यों के साथ में क्या संबंध रहे ये बताया गया है, उसने कितनी प्रकार की मुद्राएं जारी करी थी उसके बारे में बताया गया है। वह वीणा वादक भी था और संगीत का अनुरागी था, यह भी हमारे को इन अभिलेखों से ही पता चलता है। वह संस्कृत का प्रकांड पंडित रहा है, वह महादानी था, उदारवादी शासक था, साहसी था, अन्य राज्य के शासकों के साथ में अच्छा व्यवहार करने वाला था। यानी उसके उन सभी व्यक्तिगत गुणों की जानकारी हमारे को अभिलेख से प्राप्त होती है या हमें पता चलती है। वह ऐसा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ को करा था। इसी प्रकार से हम गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करा था, जिससे यह माना जाता है कि वह भी ब्राह्मण वंशीय रहा होगा। तो यह हमारे को नासिक अभिलेख से पता चलता है। जूनागढ़ के अभिलेख में हमारे को रुद्रदामन का, भीतरी स्तंभ के लेख में हमें स्कंदगुप्त का, और मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन, ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज का, उदयपुर प्रशस्ति में राजा भोज परमार के आदि इन राजाओं की व्यक्तिगत रुचियों के बारे में, उनके चरित्र किस प्रकार का था, या उनके चारित्रिक गुण क्या थे, उनकी क्या अभिरुचि थी, उनके क्या इंटरेस्ट रहे, उन्होंने किस प्रकार से प्रजा के साथ में बिहेव करा, क्या वे प्रजावत्सल थे, इन सभी उनके जो व्यक्तिगत गुण थे उनकी जानकारी हमारे को इन सभी अभिलेखों में प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि हमारे को इन अभिलेखों में विदेश नीति की जानकारी होती है कि एक राजा के दूसरे राजा के साथ में किस प्रकार के संबंध रहे। इसमें अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि उसमें हरिसेन के द्वारा व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त का अपने अन्य राज्यों के साथ में, जो दक्षिणवर्ती राज्य थे, आर्यव्रत के राज्य थे, या फिर उसके नाग शासकों के साथ में किस प्रकार के संबंध रहे, इन सभी का वर्णन हमारे को इन अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त हम अशोक के अभिलेख देखें तो अशोक के अभिलेखों में हमारे को समकालिक जो राजा थे उसके,
उनके साथ में उसके संबंध किस प्रकार के रहे, यह पता चलता है। अशोक के संबंध दक्षिण भारत के अन्य राज्यों गुप्त शासकों के दक्षिण भारत के राज्यों के साथ में कैसे संबंध रहे, यह भी हमारे को अभिलेखों से ज्ञात होता है। फिर हम देखें तो अशोक के अभिलेख हमें समय समय पर जानकारी देते हैं कि वह किन किन राज्यों में गया और किन राज्यों के साथ में उसके कैसे संबंध रहे। उज्जैन जो एक नया राज्य बना था वह किस प्रकार से था। इसी प्रकार से उसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अन्य राज्यों अन्य देशों में भेजा था, वह जानकारी हमारे को अभिलेख से ही प्राप्त होती है। चोल राज्य की जानकारी अगर हम चोल शासकों के बारे में देखें तो उनके सुदूरवर्ती दक्षिणी देशों के साथ में किस प्रकार के संबंध रहे, यह हमारे को चोल अभिलेखों से प्राप्त होता है। राजेंद्र चोल और राजराज प्रथम के सुदूर दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ में संबंधों की जानकारी हमारे को अभिलेखों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि इन अभिलेखों से हमारे को किसी भी राज्य की सामाजिक और आर्थिक इन दशा का ज्ञान होता है। समाज उस समय कैसा था, अभिलेखों में जो व्यवस्थाएं दिखाई गई हैं, जैसे गुप्तकालीन हम भूदान व्यवस्था को देखें तो हमें पता चलता है कि गुप्त शासक प्रथम ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य में भूमि का दान प्रारंभ किया था। और यह दान किन किन लोगों को किया गया, यानी कि क्या सिर्फ ब्राह्मणों को है या वैश्य व्यापारियों को है या उच्च जाति क्षत्रियों को है। तो ये जानकारी हमारे को इन अभिलेखों से होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय समाज में कौन सी जाति और कौन कौन से वर्ण विद्यमान रहे थे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि आर्थिक दशा की जानकारी देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि किस प्रकार की मोहरें उस समय प्रचलन में रहीं, क्या वे चांदी की, सोने की, तांबे की, पीतल की किस प्रकार की रही, वह उस राज्य की आर्थिक दशा की ओर इंगित करता है। अगर राज्य व्यवस्था काफ़ी अच्छी है तो स्वर्ण मुद्राएं हमें मिलेगी उस राज्य में प्रचलन में, चांदी की मुद्राएं, रजत मुद्राएं हमारे को मिली हैं। तो ये मुद्राएं हमारे को उस राज्य की आर्थिक दशा की जानकारी देती है। दूसरा, व्यापार से संबंधित हम देखते हैं कि कई पंचमार्का सिक्के जो हमारे को प्रारंभिक सिंधु घाटी में मिले हैं, जिस पे चिन्ह बने हुए हैं, वे हमारे को व्यापार से संबंधित प्रयोग में लिए गए उसकी जानकारी देता है। फिर श्रेणियाँ, जो आर्थिक संगठन अशोक के समय में और गुप्त काल में प्रचलन में थे, उसकी जानकारी भी हमारे को इन मुद्राओं के प्रचलन से होती है कि ये कहाँ कहाँ पर और कैसे सर्कुलेशन में रहीं। सील, जो मोहरें हैं, वो कैसे व्यापार विनिमय का या आदान प्रदान का एक साधन बनी रहीं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भारतीय मोहरें, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं, वे हमारे को मेसोपोटामिया तक में मिली हैं। तो हम उससे यह अंदाज लगा सकते हैं कि भारत का व्यापार उस समय भी विदेशों के साथ में किस प्रकार से था। व्यापारिक श्रेणियाँ जो उस समय प्रचलन में रही हैं, जो कि व्यापार की ओर इंगित करती हैं, उनका वर्णन हमारे को इन अभिलेखों में लिखा हुआ, अशोक के अभिलेखों में लिखा हुआ मिलता है और गुप्तकालीन अभिलेखों में मिलता है, जो हमारे को आर्थिक व्यापार के संगठन कौन कौन से रहे और
कौन कौन सी जाति व्यापार में संलग्न थी, इसकी जानकारी हमारे को देता है। साथ ही हमारे को सातवाह के जो चित्र मिलते हैं वह यह जानकारी देता है कि किस प्रकार व्यापार एक ग्रुप में किया जाता था या एक साथ बैलगाड़ियों पे लद करके सामान जाया करता था। इसी तरह से मोहरों का एक स्थान पर जो व्यापार के लिए प्रयोग में लिया जाता था, आदान प्रदान का जो एक साधन थी, वह हमारे को जिस स्थान पर मिलते हैं उससे हमारे को यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि व्यापारिक क्षेत्र क्या क्या थे, किन किन स्थानों से होकर के सामान मुख्य स्थान पर पहुंचा करता था। तो इस प्रकार से व्यापार की जानकारी और समाज के वर्गों की जानकारी हमारे को अभिलेखों के माध्यम से ही होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि हमें धार्मिक इतिहास की जानकारी, यानी कि किस प्रकार से कौन कौन से धर्म किसी भी राज्य काल में प्रचलन में रहे, इसकी जानकारी हमारे को अभिलेखों के माध्यम से ही होती है। समुद्रगुप्त के समय की हमारे को मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं उसमें गरुड़ ध्वजधारी मुद्रा मिली है हमारे को, अश्वमेध यज्ञ की मुद्रा मिली है, जो यह इंगित करता है कि उस समय धार्मिक स्थिति यानी कि वैष्णव धर्म भी प्रचलन में रहा था। अशोक के अभिलेख जो हैं वह अशोक के व्यक्तिगत धर्म की जानकारी भी देते हैं, तो सार्वभौमिक धर्म की जानकारी भी हमारे को प्राप्त होती है। उसके अभिलेखों में क्लियरली ये मेंशन है कि वह अपने राज्य के शासन काल के 7वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, 11वें वर्ष में, इस तरह से उसने अपने शासनकाल के जिन जिन वर्षों में धर्म यात्राएं की हैं उन धर्म यात्राओं की उसने जानकारी दी है, वह हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि वह अपने अभिलेखों में ही जानकारी देता है कि ब्राह्मणों को दान दो, श्रमणों को दान दो, यानी कि जहाँ वह अपने धर्म को, बौद्ध धर्म के बताता है कि उसने हिंसा त्याग दी है, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, वहीं ब्राह्मणों के साथ में भी उसने एक अच्छा व्यवहार करा था, जो हमारे को यह जानकारी देता है कि वह सभी धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाने के बावजूद बौद्ध धर्म को उसने एक सार्वभौमिक धर्म के रूप में अपनाया, और इसके अतिरिक्त उसने अन्य धर्मों के साथ भी उतना ही उदारतापूर्ण व्यवहार किया है और उनको भी दान दक्षिणा दी है। अशोक के अभिलेख ही हमारे को यह बताते हैं, उसके स्तंभ लेख जो हैं, प्रस्तर लेख, चट्टानों पे जो अंकित लेख हैं, वह हमारे को यह भी जानकारी देते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए उसने किस प्रकार से धर्म यात्राएं, रथ यात्राएं निकाली, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किए गए प्रयत्नों की जानकारी हमारे को अशोक के अभिलेखों में मिलती है। इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग का जो अयोध्या अभिलेख है उसमें उसके वैदिक धर्म का अनुगामी होने की हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। वहीं हमें, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि वह भी वैष्णव धर्म का अनुयायी रहा होगा। इसी तरह से गुप्त शासकों के जो ताम्रपत्र हैं, उन ताम्रपत्रों में हमारे को बौद्ध ब्राह्मण धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। सूर्य मंदिर का निर्माण जो स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था, वह भी हमारे को इंदौर के ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि उपाधियाँ जो हमारे को प्रशस्तियों में मिलती है कि परम भागवत कहा गया है, परम वैष्णव गुप्त सम्राटों को कहा गया है, तो यह जानकारी भी हमारे को अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। चोल शासकों के बारे में हमारे को शैव मतावलंबी
हमारे को जितने भी मंदिर मिले हैं और जो उन्होंने मृण मूर्ति और मृण अभिलेख जो मिले लिखे हैं, उसको देख कर के हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि चोल शासक जो हैं वे शैव धर्मावलंबी रहे या मतावलंबी रहे। इसी तरह से हम राष्ट्रकूट और चालुक्यों के अभिलेखों से हम उनको जैन मतावलंबी मानने के लिए सहमत होते हैं। इस प्रकार से अधिकांश जितने भी अभिलेख हमारे को प्राप्त होते हैं उसमें उन अभिलेखों की जो शुरुआती है, जो लिखना शुरू करता है, उसमें राजाओं की उपाधि विरुद्धों का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे को उनके द्वारा अपनाए गए धर्मों की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हमारे को इनके माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से कला, भाषा, लिपि, इन सब की जानकारी भी प्राप्त होती है। कई हमारे को जो मूर्तियाँ मिली हैं, उन मूर्तियों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार की स्थापत्य शैली का प्रयोग उस समय किया गया है। मौर्य काल में हमारे को स्तंभ बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्तंभों का प्रचलन स्थापत्य कला में उस समय काफ़ी किया जाता रहा होगा। और अशोक के समय में जो पाटलिपुत्र में 1000 स्तंभों वाला जो उसका महल का उल्लेख हमारे को मिलता है, उसके लिए हम पुष्टि के लिए हम उसके स्तंभ अभिलेखों को का एक उदाहरण ले सकते हैं। भाषा और लिपि की हम बात करें तो हमारे को ये अभिलेख पाली भाषा में भी लिखे गए हैं, प्राकृत में भी हैं, गुप्त काल में हमारे को संस्कृत भाषा में मिलते हैं, मौर्य काल में हमारे को पाली और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इन भाषाओं का प्रयोग उस समय किया जाता रहा होगा। तो हमारे को यह जानकारी भी इन अभिलेखों से ही होती है। यवन आक्रमण की जो जानकारी है वह हमारे को कई अभिलेखों से प्राप्त हुई है। कनिष्क के और शुंगकालीन अभिलेख जो हमारे को प्राप्त हुए हैं, उससे हमारे को वंशों की जानकारी और उस समय कला की, क्या मथुरा कला, गांधार कला, कौन सी कला उस समय प्रयोग में ली जाती रही है, इसकी जानकारी हमारे को इन अभिलेखों के माध्यम से ही होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लिपि, जूनागढ़ का अभिलेख जो है वह हमारे को खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है। तो कौन कौन सी लिपियाँ, क्या ब्राह्मी लिपि के भी अभिलेख हमारे को प्राप्त हुए हैं, खरोष्टी के भी हुए हैं, और यवनी जो हैं वह हमारे को अरमाइक भाषा जो है लिपि जो है उसमें भी मिले हैं। तो कई भाषाओं और लिपियों की जानकारी हमारे को इन अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। और ये लिपि हमारे को आगे चल कर के इसी ब्राह्मी लिपि से किस प्रकार से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, यह हम इन अभिलेखों को की जानकारी ले करके हम उसकी विकास यात्रा, अभी प्रेजेंट में जो हमारी देवनागरी लिपि है वह कैसे ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई, इसकी जानकारी हमारे को इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हमारे को तमिल भाषा किस प्रकार से संस्कृत से मिलकर के बनी है, इसकी जानकारी हमारे को इन अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिलेख हमारे को पुरातत्व का एक महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास को पुनर्निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इसका महत्व रहा है क्योंकि इतिहास का निर्माण इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से हम कर सकते हैं। थैंक यू।